नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर मेंसुरेशन देखने वाले हैं, क्षेत्रमिति जिसको कहते हैं हिंदी में। और मेंसुरेशन में हम 3D पार्ट देखेंगे, है ना। 3D आकृतियों के बारे में सारा कुछ जानेंगे। और इस वीडियो के अंदर जो 3D आकृतियाँ हम लेकर आए हैं यहाँ पर, वो हैं घन और घनाभ। तो घन और घनाभ के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इन पर आधारित जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे बनते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को भी एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है आपको। 2D पार्ट जो है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का 2D पार्ट, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्षेत्रमिति के नाम से, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप 2D वाला पार्ट जो भी है उसको आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे घन के बारे में, है ना। फिर उसके बाद घनाभ के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है हमारा घन। अब घन आप लोग बेसिकली पढ़े भी होंगे और इनका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और घन का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर उसके बाद प्रश्नों पर हम लोग चलेंगे, है ना। तो ये है हमारे पास क्या, घन, है ना। क्या कहते हैं इसको, घन कहते हैं। अब घन की कुछ खासियत होती है ना। घन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, ठीक है, क्यूब। अब देखिए, बड़े गौर से समझते जाइएगा। घन, घन क्या है। आप देखे होंगे कि जो लूडो की गोटी होती है वो एक घन के आकार की होती है, यानी हम उसको कह सकते हैं घन। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर 2D और 3D में हम आपको अंतर समझा देते हैं। देखिए, कोई भी आकृति या कोई भी चीज़ अगर उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है ना, जैसे हमारा वर्ग हो गया, ठीक है, तो उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी, तो वह क्या होगा, एक 2D आकृति होगा, यानी द्विविमीय आकृति होगा, 2 डायमेंशनल फिगर होगा वो। वहीं पर अगर किसी चीज़ में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसमें मोटाई भी आ जाए या फिर हम कहें ऊंचाई भी आ जाए, जैसे आप लूडो की गोटी देखे होंगे, उसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी होती है, यानी मोटाई भी होती है उसकी कुछ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 3D आकृति कहते हैं, यानी 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जिसमें 2 चीज़ें हो, लंबाई चौड़ाई बस हो, तो वो 2D में आ जाएगा। जिसमें 3 चीज़ें हों, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या फिर मोटाई कह लें, तो उसमें हमारा वो 3D कहलाएगा। तो 3D के अंतर्गत ये आता है, हमारा जो घन है, क्यूब है, वो 3D के अंतर्गत आता है। अब इसमें ज़रा गौर से समझिएगा, बड़े ध्यान से। ये एक घन है, ठीक है। घन क्या होता है, घन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो तीनों बराबर होता है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कह लें या फिर मोटाई कह लें, वो तीनों इक्वल होता है, तीनों बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इसकी लंबाई को a माने तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो सेम होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा चौड़ाई हो जाएगा, यानी a भी a होगा, और ऊंचाई भी इसका a ही हो जाएगा, है ना। तो इसकी तीनों भुजाएं यहाँ पर इक्वल होती हैं घन की। घनाभ में अलग होता है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बताइए कि इसमें कितने पृष्ठ होंगे। पृष्ठ का मतलब है सतह, है ना भाई। उसमें देखे होंगे जो लूडो की गोटी होती है उसमें कितने पृष्ठ होते हैं, तो आप कहेंगे कि उसमें 6 पृष्ठ होते हैं। बिल्कुल सही है, 6 पृष्ठ ही होते हैं। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हो गए, ठीक है। कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। अब ये पृष्ठ कैसे होते हैं, तो ये पृष्ठ जो होते हैं ये वर्गाकार होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं, यानी इनके जितने भी पृष्ठ बनेंगे यहाँ पर, उनकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल होगी। जैसे देख लीजिए, ये सामने वाला है हमारा, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई सेम है। ऐसे ही पीछे वाला भी लंबाई और चौड़ाई सेम ही होगा, क्योंकि इसमें तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इक्वल है। तो 6 जो पृष्ठ बनेंगे वो वर्गाकार बनेंगे, जिनकी भुजाएं इक्वल होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। समझ गए। तो ये कैसा बनेगा, ये जो पृष्ठ बनेंगे वो कैसे बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। स्क्वायर के रूप में बनेंगे, यानी वर्गाकार बनेंगे। समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें जो एजेस होते हैं, यानी किनारे, है ना, किनारे, तो देख लीजिए, इनको कहते हैं किनारा, ठीक है। ये है हमारा क्या, किनारा। तो किनारा जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर अगर काउंट करें तो कितने होंगे इसमें, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 12 एजेस होते हैं, यानी 12
किनारे होते हैं, ठीक है, 12 एजेस, ठीक है, 12 किनारे होते हैं इसमें। अब यहीं पर बात आती है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ ये होता है कि जितने भी पृष्ठ हैं उनका सभी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, सरफेस एरिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए अब एक पृष्ठ का अगर देखें तो एक पृष्ठ हमारा कैसा है, वर्गाकार है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी ए का स्क्वायर होता है। अब टोटल ऐसा 6 पृष्ठ है हमारे पास, है ना, जिनका एरिया सेम होगा। तो एक पृष्ठ का एरिया अगर ए स्क्वायर है तो टोटल हमारे पास कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं, है ना, 6 सतह हैं। तो सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। एक का a स्क्वायर तो 6 पृष्ठों का 6a स्क्वायर हो जाता है। अब यहीं पर बात करें कि इसका विकर्ण का लंबाई क्या होता है ना, विकर्ण आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं। यहाँ से देखिए, इस कोने से और इस कोने तक, है ना, अगर खींचा जाए लाइन तो वह क्या कहलाएगा, हमारा विकर्ण कहलाएगा। जैसे ये हमारा हो गया क्या, विकर्ण हो गया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं है, सीधा एकदम बनेगा, है ना। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है इसमें याद रखिएगा वो कितना होता है, √3 इंटू ए क्या है यहाँ पर, ए है हमारा भुजा, ठीक है। फिर इसके बाद इसका आता है आयतन, है ना, यानी वॉल्यूम। तो इसका जो आयतन होता है दोस्तों v, वो कितना होता है, तो वो होता है भुजा का क्यूब, यानी a का क्यूब। समझ में आ गया। तो घन के बारे में इतना ही समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 6 पृष्ठ होते हैं, 12 एजेस होते हैं यानी किनारे होते हैं, उसका टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। विकर्ण की लंबाई √3 इंटू a होता है और आयतन जो होता है वो a का क्यूब होता है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम्स में वो डायरेक्टली ऐसे ही नहीं बनेंगे कि आपको एक घन का भुजा दे दिया और सीधे सीधे विकर्ण निकालने के लिए पूछ दिया। ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे, सीधा सीधा नहीं बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ घुमावदार घुमा के पूछेगा आपको। तो प्रश्न हम करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा अभी पहले हम लोग घनाभ के बारे में भी समझ लेते हैं। घन के बारे में तो हमने अच्छे समझ लिया, घनाभ के बारे में भी समझ लें, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न पर आएंगे और प्रश्नों का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए घनाभ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है घनाभ हमारा। तो देखिएगा दोस्तों, ये है हमारे पास घनाभ इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। तो घनाभ क्या होता है, जैसे आप ईंट देखे होंगे ना, तो ईंट को समझ लीजिए कोई घनाभ है ना, या फिर कमरा हो गया। तो एक कमरा जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है उसकी, है ना। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो वह एक घनाभ होता है, वह घनाभ के आकार का होता है, यानी क्यूबॉइड होता है। तो अगर इसकी लंबाई हम L मान रहे हैं, है ना, इसकी जो लंबाई है वो L है और चौड़ाई हम क्या मान रहे हैं, B है, और ऊंचाई इसकी जो हाइट है वो हम H मान रहे हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता चल गई क्या क्या होगा, है ना। तो अब इसका देखिए कि यहाँ पर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े ध्यान से देखते जाइएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये कितना होता है इसको ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। ये होता है 2 इंटू L इंटू B, है ना, प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ठीक है, H इंटू L। ये हो जाता है हमारा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। L क्या है, लंबाई है, B क्या है, हमारा चौड़ाई है। तो एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाता है, और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। वहीं पर इसके विकर्ण की बात करें अगर, तो विकर्ण अगर देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मान लीजिए, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप कह सकते हैं, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप कह सकते हैं, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कह सकते हैं। 4 विकर्ण बनेंगे इसमें, है ना। चारों विकर्णों की लंबाई जो होगी वो सेम होगी। तो इसका जो विकर्ण निकल कर आता है, विकर्ण, है ना, विकर्ण,
विकर्ण। तो इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, या फिर विकर्ण की लंबाई कहें हम, अंडर रूट एल स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर। ये होता है हमारा विकर्ण का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। अब यहीं पर इसके आयतन की बात करते हैं, है ना, क्या करते हैं, इसके आयतन की बात करते हैं, आयतन, ठीक है, आयतन। तो इसका जो आयतन होता है या फिर वॉल्यूम कहें वो कितना होता है, तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका जो आयतन है वो हो जाता है। बात समझ में आ गई। और वहीं पर अगर घन के आयतन की बात करें तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो बक्सा के ऊपर बनता है ना, संदूक जो होता है उसके ऊपर बनता है। तो अगर संदूक आपको दिया रहेगा तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जो संदूक होता है वो कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा, जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा। लेकिन उसमें जो लकड़ी प्रयोग की गई है उसको बनाने में या फिर कोई मेटल प्रयोग किया गया है उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है ना, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है। तो यहाँ पर दो आयतन उसमें निकलता है, जो भी एक बक्सा दिया रहेगा उसमें दो आयतन निकलेगा। कैसा कैसा, एक तो बाहरी आयतन, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, जो भी लकड़ी प्रयोग किया गया है उसका कुछ ना कुछ मोटाई होगा संदूक में, है ना। तो एक बाहरी आयतन निकल कर आता है, एक आंतरिक आयतन निकल कर आता है, या फिर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चीज़ें निकल कर आती हैं उसमें, है ना। तो प्रश्न कैसे बनेगा वो हम आगे देखेंगे, बस आपको समझा रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसे बक्सा वाला देगा तो उसमें हम कैसे करेंगे इन प्रश्नों को आगे देखेंगे हम लोग, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया होगा क्यूब यानी घन और क्यूबॉइड यानी घनाभ के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्नों के ऊपर चलते हैं और प्रश्नों को एकदम बड़े ही आसानी से सरलतापूर्वक करते हैं। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न, किसी घन की भुजा दुगुनी कर देने से इसका आयतन कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है घन के बारे में, है ना, घन यानी क्यूब के बारे में। तो अगर क्यूब की भुजा देखी जाए तो क्यूब की भुजा ए होती है, तो इसको बदल कर क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया, यानी ए से 2a कर दिया गया। अब इसका ये तो हमारा क्या है, ये है भुजा के बारे में, है ना, यानी जो हमारे साइड होते हैं उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो भुजा ए था उसका दुगुना कर दिया गया। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा यानी आयतन, उस पर क्या फर्क पड़ेगा ये गौर से समझते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, तो अगर ए साइड है मतलब भुजा ए है तो उसका आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है, ए का क्यूब होता है ना, ए का क्यूब हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, इधर जब ए का क्यूब किए हैं तो दुगुना करने पर ए का क्यूब करेंगे यानी भुजा का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a का क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8a क्यूब हो जाएगा। यानी शुरू में जब भुजा ए था तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब था, लेकिन भुजा को जैसे ही दुगुना किए तो उसका जो आयतन है वो 8a क्यूब हो गया। यानी a क्यूब से 8a क्यूब हो गया, यानी कितना गुना बढ़ गया, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 8 गुना ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसका आयतन अगर भुजा को दुगनी कर दी जाए तो उसका जो आयतन है वो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, है ना, 8 गुना है ना, ए क्यूब का 8 से गुणा हुआ है यानी ए क्यूब का 8 गुना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। इसको आप अनुपात के रूप में भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम साइड की बात करें, है ना, साइड, ठीक है, भुजा के बारे में बात करें तो भुजा का अनुपात अगर मान लीजिए शुरू में ए है तो शुरू में 1 है तो बाद में उसको कितना कर दिया गया, दुगना कर दिया गया, यानी 1 से 2 बना दिया गया। ठीक है, तो इसके जो वॉल्यूम में यानी आयतन में क्या चेंजेस होगा, तो शुरू में कितना था, 1 था भुजा, तो a क्यूब करेंगे तो यानी 1 का क्यूब एक ही होगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर जब 2 किया गया तो भुजा का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 था पहले,
फिर बाद में कितना हो गया 8 हो गया, यानी 8 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही आंसर बन जाएगा। तो इसको अनुपात के रूप में भी आप बना सकते हैं। तो आपको जो सही लगे, चाहे ये मेथड सही लगे चाहे ये मेथड सही लगे, आप किसी में से बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अपना। अब ये प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, ये भी वैसा ही है। इसमें क्या बोला है, किसी घन की भुजा दुगनी कर देने से, अगर दुगना कर दिया जाए तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा। अब देखिए, अगर भुजा हमारे पास ए है ना, थोड़ी देर के लिए भुजा ए है, ए से कितना कर दिया गया, दुगना कर दिया गया, यानी 2a कर दिया गया। तो आप जानते होंगे कि जो विकर्ण होता है उसका डायगोनल है ना, वो कितना होता है। तो डायगोनल की अगर बात की जाए तो अगर a है तो इसका जो डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा, √3 × a होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना। तो ये फिर कितना हो जाएगा, अब देखिए भुजा दुगनी कर दिया गया तो यहाँ से भुजा इंटू √3 हो जाएगा। तो √3 इंटू अब की बार भुजा कितना है, 2 गुना है, यानी 2a है। तो यहाँ से देखिए अगर हम अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा, √3a और पहले कितना था बाद में कितना हो जाएगा, है ना, और √3 × 2a है ना। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है भाग या बटे, है ना। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, यानी पहले 1 यहाँ पर 1 बचा, फिर उसके बाद 2, यानी 1 से 2 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। तो डायगोनल भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, जबकि उसकी भुजा दुगनी कर दी जाए। तो याद रखिएगा, घन की भुजा अगर दुगनी कर दी जाए तो विकर्ण भी उसका दुगुना हो जाएगा। घन की भुजा अगर 4 गुनी कर दी जाए तो विकर्ण भी उसका 4 गुना हो जाएगा, है ना। यदि घन की भुजा 3 गुना कर दी जाए तो उसका विकर्ण भी 3 गुना हो जाएगा, उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भुजा दुगनी करने पर उसका जो विकर्ण है वो 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अलग तरह का प्रश्न हम लोग देखते हैं अब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, एक घनाकार लकड़ी के 4 टुकड़े पास पास ऐसे रखे जाते हैं कि एक घनाभ बन जाए। ठीक है, घनाकार मतलब क्यूबॉइड, है ना, क्यूब टाइप के छोटे छोटे 4 टुकड़े हैं और उनको पास पास रखा जाता है तो एक घनाभ बन जाएगा, जाहिर सी बात है। यदि प्रत्येक टुकड़े की एक भुजा कितनी दी गई है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर, तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर हमने चित्र बना रखा है, देखिए ये एक घन है छोटा सा, ये एक दूसरा घन है, ये एक तीसरा घन है, ये चौथा घन है। दोनों चारों पास पास में रखे गए हैं। तो पास पास जब रखे गए हैं तो ये एक घन का आकार ले लिया, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंज किस में होगा भाई, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो सब सेम होता है। तो घन का मतलब क्या हुआ, उसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये एक घन का जो लंबाई होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, और एक घन के साथ में ये दूसरा घन रखा गया है तो इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यानी 5-5 सेंटीमीटर के लंबाई वाले 4 घन आपस में रखे गए हैं एक साथ। तो जो घन बनेगा उसका टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5, 5, 5, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। लेकिन लंबाई तो बदलेगा, लेकिन यहाँ पर जो चौड़ाई है और ऊंचाई वो नहीं बदलेगा, क्योंकि लगातार रखे गए हैं। तो सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई बदलेगा, है ना। तो लंबाई कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, चौड़ाई वही रहेगा और ऊंचाई भी वही रहेगा, यानी 5-5 रहेंगे। ठीक है, तो जो घनाभ बन रहा है इसकी जो लंबाई हो गई वो कितनी होगी, तो लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई यहाँ पर देखा जाए ब्रेड्थ वो 5 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है यानी हाइट वो भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, यानी घन के एक भुजा के बराबर। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं घनाभ का कितना होता है। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2 इंटू, है ना, जो हमसे पूछा है 2 इंटू L इंटू बी, LB प्लस B इंटू H प्लस HL, यही तो होता है ना। इसी में बस रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू LB गुणा करिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ये हो गया 100, प्लस BH का मतलब है 5 गुणे 5 यानी 25। ठीक है, फिर HL
यानी H 5 सेंटीमीटर, L 20 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 20 पंचे 100, ये भी हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये 100 और 100 200, 225, 225 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर बन जाएगा। तो परिणामी घनाभ जो है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है। वॉल्यूम का जो अनुपात है, वॉल्यूम का अनुपात वो कितना दिया गया है 27:1, ठीक है। इसके कोरों का अनुपात बताना है। कोर मतलब जो एज होते हैं यानी भुजाएं, ठीक है। तो इनके भुजा का अनुपात बताना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि अगर एक घन का जो भुजा है वो ए है तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आप जानते होंगे ए क्यूब हो जाता है ना। यानी अगर देखा जाए कि हमको यहाँ पर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से साइड में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका क्यूब रूट ले लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके साइड में जाना है हमको, है ना, यानी साइड निकालना है हमको, भुजा निकालनी है, कोर निकालना है, तो इसका क्यूब रूट ले लीजिए, है ना। बात तो वही हुआ भाई, वॉल्यूम से हमको यहाँ पर भुजा में जाना है तो इसका क्यूब रूट ए हो जाएगा, वही ना बात हुआ। तो 27 का जो क्यूब रूट होगा, 27 का क्यूब रूट घनमूल जिसको कहते हैं वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो कोरों का अनुपात होगा वो कितना होगा 3:1 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं, ठीक है। तो उल्टा अगर जाना, देखिए जैसे मान लीजिए साइड से वॉल्यूम में जाना है तो क्यूब करेंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम से साइड में आना है यानी भुजा में आना है तो हमको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तब तो आएगा हमारा मिलेगा, है ना। तो 27 का क्यूब रूट 3 और 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो 3:1 यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, एक घनाभ का आयतन 64,000 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:4 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। पहले तो देखिए जो भुजाओं का अनुपात दिया गया है वो क्या दिया गया है, साइड्स का, है ना, वो कितना दिया गया है, तो 1:2:4। तो इनकी जो भुजाएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएगा, अगर x का सभी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1x, और ये हो जाएगा कितना 2x, और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, किसी भी संख्या का अनुपात में अगर है तो सभी में किसी एक पर्टिकुलर संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो भुजा कितनी हो गई, x, 2x और 4x हो गई। तो अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आयतन होता है वॉल्यूम, है ना, घनाभ का आयतन वो कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास x है, इंटू चौड़ाई 2x है, और इंटू ऊंचाई 4x है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और x क्यूब, और इसी का वैल्यू आपके पास दिया गया है, यानी आयतन का वैल्यू कितना दिया गया है 64,000, है ना, 64,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से 8 से इसको कितनी बार में कट जाएगा, ये 8,000 बार में कट जाएगा, यानी x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8,000, है ना, क्यूब रूट ऑफ, भाई यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8,000, है ना। तो इसका क्यूब रूट 8,000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। भाई देखिए 2 का क्यूब कितना होगा 8, और एक 0 है तो उसका क्यूब करेंगे तो 3 ठो 0 बन जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 20 का क्यूब जो होगा वो 8,000 आएगा, यानी 8,000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 20 आया। अब आपसे यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछी जा रही है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा, यानी 4x। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर रखेंगे तो 4 गुणे x का वैल्यू कितना है 20, यानी ये हो जाएगा कितना 80 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछता है तो सिर्फ x हो जाता, यानी सिर्फ 20 हो जाता, 20 सेंटीमीटर हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के किनारे वाले घनों को पिघलाने से बने एक बड़े घन की भुजा कितनी होगी। यहाँ पर आपके पास 3 घन है ना, 3 क्यूब्स हैं जिनकी पहले की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की भुजा 8 सेंटीमीटर और तीसरे की भुजा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया और उस बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आपको अगर 3 घन पिघलाए गए हैं तो तीनों घनों को मिलाकर जितना आयतन होगा, है ना, जितना आयतन इकट्ठा होगा वही आयतन बड़े वाले घन का भी होगा। बिल्कुल सही बात है। 3 घन को पिघलाकर यानी तीनों का आयतन मिलाकर एक बड़ा सा घन बनाया गया, यानी जो तीनों का आयतन टोटल होगा वही बड़े घन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं। यानी यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इन तीनों का आयतन बराबर होगा किसके, इस बड़े घन के आयतन के बराबर, दोनों का आयतन बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखते जाइएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों का आयतन जोड़ देते हैं, है ना। पिघलाने पर तीनों का आयतन तो इक्वल हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आयतन, पहले वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा, इसकी भुजा जबकि 6 सेंटीमीटर है तो आयतन कैसे निकालते हैं, भुजा का क्यूब यानी 6 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से जो टोटल वॉल्यूम निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, है ना, 216 प्लस 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 छक्के 36 छक्के 216 हो जाएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, है ना, और प्लस 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, है ना। सीधी सी बात है, ये सिंपल फंडा है। यहाँ पर तीनों घनों के आयतन को हमने जोड़ दिया तो टोटल बड़े घन का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ से ये इनको टोटल करिए, कितना हो जाएगा 6 2 8 और 0, ये हो गया 8, फिर इसके बाद 1 और 2, है ना, और 5 2 7 और ये 1, ठीक है, यानी 1728 हो गया बड़े घन के आयतन, क्योंकि आयतन तो दोनों को बराबर होगा, है ना। तो बड़े घन का आयतन कितना आ गया 1728। तो अब इस बड़े घन का जो हमारा यहाँ पर वॉल्यूम है, भुजा है, वो तो निकाल सकते हैं ना। तो मान लीजिए बड़े घन की भुजा कितनी है, a है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, और यही आयतन किसके बराबर होगा 1728 के बराबर। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, तो 1728 का क्यूब रूट निकाल लीजिए। तो 1728 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है क्यूब रूट निकालने तो देखिए शुरू में 3 है तो 3 का क्यूब निकालिए, तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, यूनिट डिजिट कितना आया 7 आया, लेकिन ये 7 है नहीं। फिर इसके बाद 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, इसमें नहीं है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 इसमें है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाने वाला है। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब भी ऐसे पिघला कर, है ना, एक आकृति से दूसरे आकृति में बदला जाए तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर जो आयतन होता है वो बराबर होता है। ठीक है, आयतन हमारा परिवर्तित नहीं होता है, आयतन नहीं बदलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर हमने इस प्रश्न को बड़े आराम से और सरल तरीके से कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग जो है 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक घनाभ है हमारे पास जिसकी लंबाई हम अगर l माने, चौड़ाई b माने और ऊंचाई h माने, तो तीनों का योग कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। ठीक है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई जो है वो 5√5 सेंटीमीटर। तो अब बताइए कि जो घनाभ का विकर्ण होता है वो कितना होता है। तो घनाभ का विकर्ण हमने आपको बताया था अंडर रूट l स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर, यही तो होता है विकर्ण। और इस विकर्ण की लंबाई जो दी गई है वो कितनी है 5√5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आप देखिए यहाँ पर आप इन दोनों को मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए इसको। तो जब जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्यों स्क्वायर कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5, यानी 25 पंचे कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 125। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम आपसे पूछें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है 2 × LB + BH + HL, यही तो होता है। अब ये कहाँ से आएगा? तो ये बहुत आसान है लाना। देखिए क्या करना है आपको, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी LBH का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो LBH है ना, L + B + H, इसका अगर हम होल स्क्वायर करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, A + B + C का होल स्क्वायर कितना होता है, A² + B² + C², यानी तीनों का स्क्वायर करेंगे पहले। तो ये कितना हो जाएगा, L² + B² + H², और प्लस में होता है 2 × AB BC CA, है ना, AB + BC + CA, यानी LB + BH + HL, है ना। कितना हो जाएगा, LB + BH और प्लस HL। ठीक है, अब आपको कुछ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए L + B + H, इन तीनों का वैल्यू कितना है, 9 के बराबर है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू L²। देखिए इतना का वैल्यू आपके पास दिया गया है, L² + B² + H², कितना दिया गया है, यहाँ पर 125 दिया गया है, ठीक ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो प्रश्न में थोड़ा सा गलती है, इसको सुधार लीजिएगा। जो ऊंचाई का योग है ना, इन सभी का योग टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, वो कितना दिया गया है, 19 सेंटीमीटर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और इसको भी यहाँ पर आप 19 का स्क्वायर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 125, तो यहाँ से ये 125 हो गया, प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 × LB + BH और प्लस HL। ठीक है, इसी का वैल्यू तो हमको चाहिए, इसी का वैल्यू तो चाहिए, यानी हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही चाहिए, इसी का वैल्यू चाहिए। तो इसी का वैल्यू निकाल लीजिए। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361, और इस 125 को इधर ले आएंगे तो -125 हो जाएगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 236, है ना। घटा लीजिए, 11 में से 5 गया 6, और फिर यहाँ 35 में से 12 गया तो 23 आ जाएगा, ठीक ना। तो 236 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम लोग, एक प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। अधिकतम लंबाई की उस बांस की लंबाई क्या होगी जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। अब यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न दिया है जिसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो कमरा होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा हमारा घनाभ के आकार का, है ना। कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा, बिल्कुल सही बात है, घनाभ के आकार का होगा। तो घनाभ में जो सबसे बड़ी लाइन खींची जा सकती है या फिर सबसे बड़ा डंडा या सबसे बड़ा बांस उस कमरे में रखा जा सकता है, वो होता है उसका विकर्ण। ठीक है, तो घनाभ के विकर्ण के बराबर ही उसमें बांस रखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, इसका विकर्ण निकालना है ना। तो बांस की लंबाई अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो लंबाई दिया गया है घनाभ का यानी कमरे का, वो 12 मीटर है ना। चौड़ाई कितना दिया गया है, बी कितना दिया गया है, 9 मीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है यानी एच, वो कितनी है, 8 मीटर है। तो इसका विकर्ण निकाल दीजिए, आपके बांस की लंबाई जो है, अधिकतम लंबाई है ना, अधिकतम लंबाई यानी सबसे बड़े बांस की लंबाई निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, तो यहाँ से देख लीजिए डायगोनल कितना हो जाता है, आपको बताए हैं, है ना। इसका डायगोनल कितना होता है, अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यही तो होता है। तो L का स्क्वायर करिए यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, प्लस B का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81, फिर 8 का स्क्वायर यानी 64। ठीक है, कर दीजिए इसको, देख लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो इन सभी को जोड़ दीजिए, 4 1 5, 5 4 9, है ना, 5 4 9, और 8 4 12,
है ना, 12, 12 6 18 के 8, हासिल 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 289 आएगा। तो अंडर रूट 289 का वैल्यू कितना होता है? 17 होता है ना। तो यहाँ से जो सबसे बड़े बांस की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 17 मीटर हो जाएगी, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि उसके विकर्ण की लंबाई के बराबर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न किए, जिनके लिए हमने आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी दिया, एकदम बेसिक से लेकर, और इनके लिए ट्रिक भी आपको जहाँ ज़रूरत था वहाँ पर हमने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर, मैथ्स और रीजनिंग का, है ना। तो यहाँ से आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।